तो दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और ब्रह्मास्त्र वीडियो के पार्ट 2 को लेकर के आ गए हैं। जैसा कि हमने कहा था कि तुरंत लौटेंगे सेकंड पार्ट को लेकर के। और ये हमारा जो है सो 21 फरवरी जो है सो होने वाला जो एग्ज़ाम है, 21 फरवरी विज्ञान जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका पेपर, यहीं से आएगा दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलिए बढ़ते हैं आगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों में शेयर कर देना है वीडियो को। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब तक की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम शुरुआत कर रहे हैं, पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं और प्रतिरोधकों को R1 R2 तथा R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में कल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और देखिए सबसे पहले समझते हैं कि पार्श्वक्रम होता क्या है। तो पार्श्वक्रम का हम लोग पहले अभी एग्जाम में लिखेंगे तो क्या करेंगे, पार्श्वक्रम को लिख करके कर देंगे अंडरलाइन, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे आंसर, जब सभी प्रतिरोध को एक छोर को जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं ना पेन को, अब चलिए मजा आएगा। जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए देखते हैं। माना तीन प्रतिरोध क्या है, R1 R2 तथा R3 है, ठीक है। और इसको समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो इन पर भी विद्युत की मात्रा समान होगी, जबकि इनकी विद्युत धाराएं क्या होगा दोस्तों, I1 I2 व I3 होगी, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये हमारा जो विद्युत धारा को दिखाते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। तो V बाई R1 हो गया, I2 इक्वल टू V बाई R2 और I3 इक्वल टू V बाई R3। ये तीनों धारा का क्या है, ये व्यंजक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका संयोजन। तो बिंदु A और B के कुल धारा जो है सो, बिंदु A और B के बीच जो कुल धारा आएगी वो कैसे आएगी, तो I1 I2 और R3 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। टोटल I मतलब I मतलब होता है विद्युत धारा, ठीक है। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R1, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है V बाई R2 और V बाई R3। ये तीनों को जो सो आपको लिखना है, ये A और B के बीच कुल धारा जो प्रवाहित हो रही है ना। तो आपको तीनों धाराओं को, तीनों रेसिस्टेंस को, इसको बोलते हैं प्रतिरोधों को, तीनों प्रतिरोधों को क्या करना है, इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद आप ये देख लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध R है तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R। इसलिए बोला जाता है विद्युत धारा का, इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्वेश्चन कि विद्युत धारा यानी कि I बराबर क्या होता है, तो V बट्टे R, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, विभवांतर बट्टा प्रतिरोध, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, V बाई R, तो V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों से हम लोगों ने देखा है, इसमें थोड़ा सा इसको हम लोग मिटाते हैं, है ना। देख रहे हैं कि इसमें से इसका व्यंजक क्या निकलेगा। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में भी है, तो भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ बचा क्या, तो यहाँ 1 बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया। तो 1 बाई R1 R2 R3 को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि V बाई R, ठीक है। अब ये भी और ये भी कट जाएगा तो एक बार में कटेगा, ठीक है। तो भी कम भी हो गया यानी कि 1 आ गया, तो 1 बाई आर यहाँ रह गया, ये 1 बाई आर हो गया, जो कि हम लोगों ने यहाँ लिखा है, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि आगे लिखा हुआ ऐसे, बाकी जो ये बच गया वो यहाँ लिखा गया। तो यही है दोस्तों हमारा इसका सॉल्यूशन, और यही है हमारा पार्श्वक्रम का संयोजन, ठीक है। पार्श्व मतलब उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, पार्श्वक्रम का संयोजन व्यंजक, ठीक है, संयोजन व्यंजक। समझ में आ गया कैसे हम लोग को लिखना है एग्जाम में। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देख रहे हैं कि धातु एवं अधातु के 3 भौतिक एवं 2 रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। एग्जाम में या तो पूछ देगा भौतिक गुण या तो पूछ देगा रासायनिक गुण, यानी कि धातु और अधातु में भौतिक गुण क्या क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन देखिएगा, हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देंगे, ठीक है। देख रहे हैं कि धातु यहाँ पे, धातु यहाँ, जब भी अंतर पूछे तो क्या करना, धातु और धातु लिख करके बीच से लाइन खींच देना, ठीक है। और लाइन खींचने के बाद क्या करना है, देखना भौतिक अंतर अलग होता है, ठीक है। भौतिक अंतर को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसा कि जानते हैं सोना चांदी लोहा जो भी है एल्युमिनियम सब धातु है, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ठीक है। जबकि अधातु में क्या होता है, देखिएगा कि धातु में कोई चमक नहीं होती है।
धातु में क्या होती है, कोई चमक नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा भौतिक गुण हो गया सबसे पहला गुण। ठीक है, धातु और धातु में। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन में, इसी में दूसरा पॉइंट क्या है कि धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। जैसे जानते हैं धातु में क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का चालन बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, जबकि धातु में क्या होता है, ऊष्मा का सुचालन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुचालक नहीं होता है, यानी कि ये कुचालक होता है। आप कुचालक वर्ड भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए पॉइंट क्या है, धातु आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है। धातु को हम लोग जो है सो ठोक बजा करके, मार करके उसको हम लोग तान सकते हैं, खींच सकते हैं, जबकि धातु को हम लोग मारेंगे, थोड़ा से ठोकेंगे, बजाएंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। ये तन्य नहीं होती है ना, ये आघात वर्धनीय नहीं होती है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग और भी ले सकते हैं कि धातु क्या होता है, धातु में जंग लगता है ना, चौथा पॉइंट में ले सकते हैं आप समझने के लिए, हम बोले एक्स्ट्रा पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, धातु में जंग लगता है धातुओं में, जबकि धातु में जंग नहीं लगता है। ठीक है, धातु क्या करता है, जंग लगता है, धातु में जंग नहीं लगता है। ये रासायनिक में भी आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, रासायनिक को देख लेते हैं। देखिए रासायनिक क्या है, धातुओं के परमाणु धनायन, धातुओं के परमाणु धनायन बनते हैं। ठीक है, यानी धातुओं के परमाणु धनायन को देख सकते हैं कि होता है ना, सोडियम मैग्नीशियम सब होता है पॉजिटिव आयन, जबकि अधातुओं के परमाणु ऋणायन बनते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ बनाते लिख रहा है, समझिएगा, धातुओं का जो परमाणु धनायन होता है और धातु का परमाणु क्या होता है, ऋणायन होता है। जैसे हो गया क्लोराइड ऑक्साइड। ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव हो गया और ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, देख रहे हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि धातुओं के ऑक्साइड एक मिनट, हाँ, क्या लिखा हुआ है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्या है, सोडियम और यहाँ पे जो है सो वाटर है, यानी कि सोडियम और जल को जोड़े तो क्या बन गया, 2NaOH। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा बन जाएगा क्षारीय। ठीक है, मतलब सोडा को मिला दिए और पानी को मिला दिए तो क्षार प्रवृत्ति जो है सो ये बना के दिया। ठीक, तो वही लिख रहा है, धातुओं का ऑक्साइड क्षारीय होता है। ठीक है, जबकि अधातुओं का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। तो देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या बना दिया, अम्ल बना दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अम्ल वर्षा क्या है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन और हर बार पूछता है, ध्यान दीजिएगा। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, मतलब जो है सो सप्लाई वाटर जो होता है विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा जल होता है। चलिए पढ़ते हैं, वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है दोस्तों क्या होता है, 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक है, जैसे जानते हैं 6 से कम जो हो गया वो क्या हो गया, वो अम्ल हो गया। ठीक है, 7 से कम बोलते हैं, 7 से कम हो गया, 6, 5, 4 सब क्या हो गया, अम्ल हो गया। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का जो पानी होता है वो क्या होता है, 5.6। ठीक है, जबकि आश्रित जल शुद्ध होते हैं और जिसमें आयन नहीं बनते हैं। ठीक है, विद्युत का चलन आयनों द्वारा होता है, इसलिए विद्युत का जो चलन जो है सो आश्रित जल में नहीं होता है, जबकि वर्षा का जल में होता है। ठीक है, और आपको पता है कि आश्रित जल क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति होता है। ठीक है, वो क्षारीय प्रवृत्ति होता है, यानी कि 7 से अधिक। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होता है, क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, और गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। ये अम्ल H+ आयन जिसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं, जो विद्युत का चालन करते हैं। समझ में आ गया, इसलिए जो है सो वर्षा के जल में अम्ल का मात्रा के होने के कारण ही उसमें विद्युत का चालन होता है, जबकि आश्रित जल में नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई गैस नहीं है, कोई वैसा विषैला गैस, जहरीला गैस, चाहे अम्लीय गैस नहीं है। ठीक है, और इसलिए जो है सो वो विद्युत का चालन नहीं करता है आश्रित जल, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो क्या है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे है वो दिख रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है वो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जरूरी नहीं कि अंतर ही पूछेगा, लेकिन हाँ डेफिनेशन पूछ सकता है, तो आप दोनों डेफिनेशन यहाँ पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। अंतर पढ़ लो, डेफिनेशन में क्लियर हो जाएगा, और कैसा भी क्वेश्चन आएगा लिख देंगे, है ना। तो देखिए अवतल दर्पण का पहले हम लोग समझते हैं, प्रतिबिंब सीधा तथा उल्टा बनाता है। आप इसको लंबे करके लिख सकते हैं कि वैसा दर्पण जो प्रतिबिंब को सीधा तथा उल्टा बनाता है वो अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, और उत्तल क्या हो गया, इसका अपोजिट, कि वैसा दर्पण चाहे वैसा दर्पण वो उत्तल दर्पण को बोलते हैं वो दर्पण जो प्रतिबिंब को सदैव सीधा बनाता है। ठीक है, और देखिए
तो आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए वही बात बोल रहा है कि सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। ठीक है, यानी कि सीधा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी रहेगा और उल्टा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है उत्तल दर्पण में कि प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसा वस्तु का आकार रहेगा वैसा उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा बनता है, यानी कि उत्तर में हमेशा छोटा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल संसाधनों के संरक्षण के 2 प्रभावी उपाय लिखिए। ठीक है, देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सॉरी, जल संसाधनों के संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पीने तथा सिंचाई के लिए जल छनन विकास परियोजना को लागू करना। यानी कि अगर जल से जो है सो आपको संरक्षण, जल के संरक्षण के प्रभावी लक्षण में आप ले सकते हैं देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल संसाधनों के संरक्षण के 2 प्रभावी उपाय लिखिए। तो जल संसाधन के संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला क्या है, पीने तथा सिंचाई के लिए जल छनन विकास परियोजना को लागू करना। दूसरा, बाढ़ नियंत्रण के उपाय। तीसरा, भूमिगत जल का संरक्षण और पुनर्पुरान, है ना। और चौथा क्या है, कृत्रिम विधियों या छत के ऊपर जल संग्रह द्वारा भूमिगत जल स्तर को सुधारना। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, जल संसाधनों के संरक्षण के प्रभावी उपाय ले सकते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया कि ये क्या है, जल को किस तरह से हम लोग जो है सो संरक्षण करके उसका प्रभावी उपाय कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को के घटने के 3 कारण लिखिए। यानी कि मिट्टी के उर्वरा शक्ति जो घट जाते हैं उसके कारण क्या क्या होते हैं, समझिए। जल, वायु तथा अन्य कारणों से होने वाला मिट्टी का अपरदन या कटाव। यानी कि पानी हो, वायु हो या फिर क्या हो, अन्य कारण कोई भी हो, उस कारण से अगर मिट्टी का कटाव हो रहा है, अपरदन हो रहा है, तो क्या है, जल मिट्टी का उर्वरा शक्ति को घटाने में ये मुख्य भूमिका निभा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या देख रहे हैं कि एकल कृषि एवं जल में कमी। अगर हम क्या करें कि खेती एक ही प्रकार का कृषि करें अपने खेत में, है ना, और पानी का कमी रहेगा तो तभी हमारा मिट्टी का उर्वरा शक्ति घट जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि संश्लेषित खादों का अत्यधिक उपयोग। संश्लेषित मतलब क्या होता है पता है, वो वही केमिकल फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं, रासायनिक खादों को अगर हम अधिक उपयोग करेंगे तभी हमारा खेत का उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगा, खो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है कि मिट्टी की जांच समय समय पर नहीं कराना। अगर मान लीजिए कि हम लोग मिट्टी का जांच नहीं कराते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि हमारे मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। ठीक है, तो ये सब कारण से जो है सो उर्वरा शक्ति घटने का चांस बनता है हमारे खेत का। ठीक है, हमारे मिट्टी का। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, चाहे मार डालें। तो समझिए, यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दिया जाए तो इससे पहले वाले स्तर के जीवों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है, जिससे उसका भोजन तीव्रता से खत्म हो जाएगा, जबकि उससे बाद आने वाले पोषी स्तर को भोजन नहीं मिल पाएगा, अतः वे भोजन के अभाव में मर जाएंगे अथवा किसी अन्य स्थान पर चले जाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों, अगर हम किसी एक पोषी स्तर के जीवों को मार देते हैं या समाप्त कर देते हैं तो उससे अगले जो स्तर की जो जीव है, जीव जंतु है, वो प्रभावित हो जाएंगे, उन्हें भोजन नहीं मिल पाएगा। किन्हीं को भोजन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो किन्हीं का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो किन्हीं को भोजन में कमी आ जाएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ जाता है। आगे देखिए, उदाहरण के लिए यदि सभी शाकाहारी जंतु जैसे हिरन, खरगोश आदि मर जाएंगे तो अगले पोषी स्तर वाले जीव जैसे शेर, बाघ आदि को भोजन नहीं मिलेगा। कितना अच्छा डेफिनेशन लिखा हुआ है इसका एग्जाम्पल के साथ, कि मतलब एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया हुआ है डेफिनेशन में, कि अगर मान लीजिए कि सारा शाकाहारी जंतु मर जाता है तो जाहिर सी बात है कि शेर, बाघ जो आदि हो गया, उसको है सो शाकाहारी जीव पे वो हमला करता है, वो तो उसको नहीं मिल पाएगा और वे भी मर जाएंगे। तो वे या तो मर जाएंगे या तो फिर पलायन करेंगे, यानी कि वो जिस जंगल में रहते हैं वो शेर, वो वहाँ से निकल जाएंगे, है ना। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसी प्रकार क्या बोल रहा है कि यदि हिरन हो गया, गाय हो गया, खरगोश हो गया आदि हो गया, है ना, नहीं होने पर घास पौधे बहुत अधिक हो जाएंगे, है ना।
मतलब अगर मान लें कि शाकाहारी जीव जंतु नहीं है, जैसे हिरन, गाय, बकरी, खरगोश वगैरह नहीं है, तो घास पेड़ पौधा भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो किसी एक के बढ़ जाने से, चाहे मर जाने से, पूरा जो सो पोषी स्तर प्रभावित हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आहार श्रृंखला में 10% नियम क्या है। 10% नियम क्या, समझिएगा। 10% नियम, आहार श्रृंखला में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में केवल 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। समझ में आया दोस्तों कि अगर हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे अपने हमारे जीव जंतु जगत में जो भी जितने मतलब हमारे बाह्यतंत्र में जितने भी जीव जंतु हैं, है ना, हमारे वातावरण में जितने भी जीव जंतु है, अगर वो भोजन करते हैं, पोषी स्तर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें 10% ही ऊर्जा मात्र मिलता है। बाकी 90% उनको अपना शारीरिक कार्य क्रिया करने में जो है सो उसका ऊर्जा खपत हो जाता है। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखें। और ये भी हम, हालांकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको अगर हम बोले तो ये है सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, चाहे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बोलता है, वाम को बाएं भी बोलता है। ठीक है, बाएं हाथ का नियम क्या है समझिए। इस नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ की एक तर्जनी, है ना, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि यह तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, तब यह तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो तो चालक में प्रवाहित वस्तु विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है ना, चाहे हो। तो अंगूठा चालक की दिशा, क्या लिखा हुआ है, अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं पिक्चर से क्या है। तो देखिए, ये आपका हो गया अंगूठा, ठीक है, ये आपका हो गया तर्जनी उंगली, और ये आपका हो गया, देखिए आपका ये अंगूठा हो गया और ये तर्जनी उंगली हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मध्यमा। तो इसमें क्या होता है, ये बल की दिशा की ओर संकेत करता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो है सो आपका विद्युत धारा क्षेत्र। ठीक है, थोड़ा सा नीचे पढ़ते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि विद्युत मोटर हो, चाहे जनित्र हो, चाहे ध्वनि विस्तारक यंत्र हो, चाहे माइक्रोफोन हो, सब विद्युत मापक हो, ये सभी युक्तियाँ जो होती है ये धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र पर कार्य करती है। ठीक है, मतलब उपयोग के आधार पर काम करती है। ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और एक क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत, कार्य तथा जो है सो कार्यविधि वगैरह लिखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन भी। तो सिद्धांत क्या समझिए, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके क्या करता है, उसे जो है सो मोटर को घुमाने का काम करता है। ठीक है, तो अब इसका कार्य यदि समझिए। चित्र में दर्शाए गए अनुसार विद्युत मोटर विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र, एक मिनट इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। हाँ, तो तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, और यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहे, और कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो आधे भागों PQ से संयोजित होते हैं। इन अर्ध भागों के भीतर सतह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़े होती है, और P तथा Q की बाहरी चालक सिरे क्रमशः स्थिर चालक ब्रूस X और Y से स्पर्श करते हैं। देखिए, आपको जो भी मैंने लिखाया है इसको, अब नहीं तो आप क्या कीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा। और देखिए मैं इसको दिखाता हूँ, फोटो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे क्या बताया ना कि ABCD देख रहे हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, ABCD क्या है दोस्तों, ये कुंडली है।
ठीक है। और इसमें देख रहे हैं कि ये एक्स और वाई दिख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्स और वाई क्या है, ये आपका ब्रुश है, ठीक है। और ये जो है सो जो पतला सा रॉड ऐसा ये क्या है, धुरी है, ठीक है। नामकरण कर दीजिएगा यहाँ में, और जस्ट इस ब्रुश से जोड़ दीजिएगा, क्या थोड़ा सा ऊपर करते हैं फोटो, है ना। जस्ट इस ब्रुश से क्या करेंगे, इस ब्रुश से जोड़ देंगे हम लोग ये एक परिपथ, या कुंजी लगा देंगे जिसे स्विच बोलते हैं, ये लगा देंगे ये बैटरी, और बाकी जो हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशन पढ़ा वो लिख देना है, ठीक है। और ये हम लोग जानते हैं चुंबक का नॉर्थन मैग्नेट है और ये साउथर्न मैग्नेट, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, चुंबक का। तो इस तरह से आपको छापना है एग्जाम में, इसी में आपको नंबर मिलेगा दोस्तों। इसमें देख रहे हैं क्या, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। बैटरी से चलकर चालक ब्रुश एक्स से होते हुए विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करता है, ठीक है। यानी कि बैटरी से यहाँ पे क्या होगा, करंट ऐसे जाएगा और यहाँ पे ब्रुश में क्या करेगा, ब्रुश से होते हुए फिर आपका यहाँ से होते हुए, है ना, जा करके यहाँ से होते हुए जाके ये कुंडली में प्रवेश करेगा करंट, यानी कि यहाँ से करंट जाएगा ऐसे करके, और यहाँ से फिर ये कनेक्ट होकर के ऐसे चल जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। और ये हमारा बैटरी से कनेक्शन हो गया, ये स्विच था। आगे फिर देखिए क्या बोलता है कि इसकी भुजा यहाँ थे तथा चालक ब्रुश वाई से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस भी आ जाती है। मतलब समझ में आ गया, चुंबक ये आपका बैटरी है, ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस से ऐसे करंट गया और होते हुए ऊपर से, थोड़ा सा फोटो दिखा देते हैं ना फिर से, यहाँ पे प्लस से होते हुए करंट ऐसे गया बैटरी से और ऐसे होते हुए, और बैटरी का अब ऐसे होते हुए क्या करेगा, बैटरी का दूसरा टर्मिनल पे आ गया, यानी कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। बैटरी का दो टर्मिनल होता है ना, तो इधर से पहले टर्मिनल से निकला करंट और जाकर के दूसरा टर्मिनल से होते हुए यहाँ पे आ गया, मतलब दूसरा और से दूसरे टर्मिनल में ये करंट आ गया, ठीक है। बाकी यह स्विच तो था ही। और आगे देखिए क्या है, 1 मिनट, कुंडली में विद्युत धारा इसकी भुजा AB तथा AB में A से B की ओर तथा भुजा D से C से D में प्रभावित होती है, ठीक है। अतः AB तथा CD में विद्युत धारा की दिशा विपरीत हो जाती है। और फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम जो है दोस्तों, यहाँ पे अनुप्रयुक्त करने पर हम यह पाते हैं कि भुजा AB पर आरोपित बल इसे अधोमुख धकेलता है, जबकि भुजा CD पर आरोपित बल इसे ऊपर मुख धकेलता है। और इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी, है ना, वामावर्त घूर्णन करती है। तो ये आपका जो है सो इसमें विद्युत मोटर का नामांकित चित्र था, और इसका कार्य था, कार्यविधि था, और इसका जो है सो मेन सिद्धांत था। तो ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। आप ज़्यादा नहीं लिख पाओ तो इतना लिख दो कि हाँ इसमें जो है सो एक ये होता है, इसमें इसको कुंडली बोलते हैं। कुंडली से जो है सो एक बैटरी के स्रोत से और एक कुंजी लगा करके एक परिपथ तैयार किया जाता है, और इसको क्या किया जाता है, कुंडली में जोड़ दिया जाता है। और कुंडली से पहले क्या किया जाता है, यहाँ ब्रश में जोड़ दिया जाता है, इसको ब्रुश बोलते हैं ना। ब्रुश में जोड़ने के बाद ये पूरा जो है सो फिर ये रेगुलेट करता है करंट को, ऐसे करके करंट का रेगुलेट करते रहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। हम लोग अगला वीडियो को अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग आ जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।